अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम टीवी। जैसा कि आपको मालूम है, आज हमारे साथ को होस्ट मोहतरम मुनीर हुसैन दुगर साहब मौजूद हैं और आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर आपके साथ गपशप लगाएंगे, बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, आज आपने बहुत खूबसूरत टाई पहनी है मेहरबानी और सर। आज जो आज आपने मैं डायरेक्ट प्रोग्राम से आ रहा हूँ। अच्छा आपको पता है अच्छा मेरा अच्छा पीर को अच्छा 6 से 8 प्रोग्राम होता है FM 95 पे। सही है। जब तक मैं वहां से निकल पाऊँ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਚੋਪੜੀਆਂ ਤੇ दो यानी पीर दो का दो रोज मेरे लिए चैनलों काफी बिजी होता है सर। एक तो 2 दिन की छुट्टी होती है हफ्तावार, तो सही है। उससे काफी काम इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि हम सर्विस ओरिएंटेड भी हैं, जहाँ सेल्स है वहाँ सर्विस है, तो काम का काफी रश होता है 2 दिन का, क्योंकि मेरा आइटम चूंकि मूवेबल आइटम है तो सड़कों पे चलता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है उसको। और फिर उसके बाद मैं तकरीबन कोशिश करता हूँ 5:30 पौने 6 निकल जाता हूँ ऑफिस से, और मेरे करीब ही गद्दाफी स्टेडियम है, तो वहां मैं पिलाक में जाता हूँ 6 से 8 प्रोग्राम के लिए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये हो रहा है कि मैं जब प्रोग्राम करके निकलता हूँ तो वो मुझे घेर लेते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, तो 5-10 मिनट 15 मिनट वो ले लेते हैं। तो फिर मैं कोशिश करके निकल आता हूँ। मैं कहता हूँ राजा साहब के साथ जाके तमाम दोस्तों से हमने बातें करनी है, हाजिरी देनी है। जी, बहुत बहुत नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रिया। और जिस टॉपिक का नाज़रीन आज हमने इंतखाब किया है वो है फैसला साजी। तो फैसला साजी पे आज हम गुफ्तगू करेंगे और 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ इब्तदाइया के तौर पर शेयर करना चाहता हूँ। वो ये हैं कि फैसले जो हैं वो आम तौर पर 3 किस्मों के होते हैं। एक वो फैसले जो जिन्हें जज़्बाती फैसले कहा जाता है, एक वो फैसले जो मफादाती फैसले हुआ करते हैं, फिर एक और फैसले होते हैं जिनको हम मुतस्सबाना फैसले कहते हैं, और एक चौथी किस्म है फैसलों की जिन्हें हम रैशनल डिसीजंस कहते हैं, अक्ली फैसले। तो ये 4 बड़ी अक़साम हैं फैसलों की, और आज हम इन चारों अक़साम पे भी बात करेंगे। और मुनीर हुसैन दुगर साहब जो हैं वो भी अपनी एक लिस्ट गालबन लिए फिर रहे होंगे, और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़हन में ये जो गलत फैसले हो जाते हैं इंसानों से, उसकी क्या वजूहात होती हैं, और आप फैसला साजी को किस तरीके से, किस एंगल से, किस नज़र से देखते हैं? ओवर टू यू। सर वैसे तो माइंड सेट के कोच आप हैं, तो मैं आज के दिन में आपसे बहुत सारी चीजें सीखूंगा, लेकिन आज जो मैं इसमें रोल प्ले करूंगा ना, उसमें फैसला ना करने वाला मैं करूंगा। हालांकि मैं सारा दिन फैसले करता हूँ, मेरी जॉब की नेचर ऐसी है, मेरा काम ऐसा है जहाँ पल पल में मुझे फैसले करने होते हैं। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो चीजें शेयर करूं नाजरीन से, अपने दोस्त अहबाब से, हमें देखने वालों से, जहां हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फैसला ना करें। तो उसमें सबसे पहली बात जो आपने फरमाई, जज्बाती हिजान जो होता है, ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इंसान जज्बात में होता है। अच्छा, जज्बात 2 किस्म के होते हैं। एक जज्बात खुशी के होते हैं, जब इंसान खुशी में होता है तो भी वो आपे से बाहर होता है, और अक्सर औकात वो फैसले सुना देता है जो वो नहीं कर सकता। जब वो प्रैक्टिकली डिलीवरी के टाइम उसके होते हैं तो वो उससे करना मुश्किल होते हैं। तो इसलिए वो जोश खताबत में जब खुश होता है तो कहता है ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अच्छा ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो ये डायलॉग उसके आम से होते हैं। और दूसरी जो सिचुएशन होती है जज्बात की, वो होता है दुख, तकलीफ। उस वक्त वो इंसान जो होता है जरा
ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब होता है या उसको कोई दुःख पहुँचा होता है, तो वो उस वक़्त भी अपने आप में नहीं होता। उसकी जो ज़हनी कैफ़ियत होती है, जो दिल की कैफ़ियत होती है, मैं अक्सर चूँकि मैंने बीएससी ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में किया था, तो मैं तब तक ये शहरों-शरों को मानता नहीं था कि ये शायर जो दिलों की बातें करते हैं, तो हम चूँकि मेडिकल पढ़ते थे तो हम कहते हैं यार दिल को ये बीच में कहाँ से ले आते हैं? दिल का तो काम है खून पंप करना और वो अपने एक रिदम के साथ पंप करता रहता है। लेकिन ख़ुसूसी तौर पे जब मैं लोगों में उठक-बैठक में ज़्यादा आया और आप जैसे जो शफ़ीक दोस्त हैं उनसे सीखने लगा, तो फिर पता चला कि जो दिल है, उसका रोल दिमाग से भी ज़्यादा है। नो डाउट कि जो फैसला साज़ी है ये दिमाग का काम है, लेकिन जो जज़्बात हैं, एहसासात हैं, उसमें दिल का रोल प्ले है। जैसे हमने बेतहाशा बार ये सुना कि इंसान के जिस्म के अंदर एक खून का लोथड़ा है, जब उसके अंदर फ़तूर आ जाता है, तो पूरे जिस्म में फ़तूर आ जाता है। तो इस जज़्बाती कंडीशन के अंदर जब इंसान का दिल जो होता है, वो रंजीदा होता है, उस वक़्त वो कोई ऐसा फ़ैसला ले ले जो रैशनल ना हो, जिस तरह से आपने फरमाया कि वो कंडीशन ना हो, जो उस तरह के जज़्बात, एहसासात ना रखता हो, जो दूसरे किसी के साथ वो फ़ैसले की वजह से आने हैं और उससे एक नया पंडोरा बॉक्स खोलना है, बल्कि उस वक़्त वो अपनी इस कंडीशन की वजह से फ़ैसले करता है। तो ऐसी सूरत में जो गुरु हैं, मैनेजमेंट गुरुज़ हैं या मोटिवेशनल गुरुज़ हैं, वो ये मना फरमाते हैं कि जी आप उस वक़्त फ़ैसला ना करें। जज़्बात किसी भी किस्म के हों, चाहे खुशी के हों, कोई आपको चौव चढ़ गया है, कोई आपको आप जोश में आ गए हैं या आप रंजीदा हो गए हैं, तो उस जज़्बाती हिजान के अंदर फ़ैसला करने से परहेज़ कीजिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, आज का मौज़ू बड़ा ख़ास है। आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें लाइव जॉइन भी कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि आप इस मौज़ू पर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं और पाकिस्तानियों को, आम शहरियों को, आम इंसानों को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे साथ शामिल हो जाएँ। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमें हस्बे दस्तूर कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा मौज़ू है वो है फ़ैसला साज़ी। दुनिया में सबसे मुश्किल काम फ़ैसला साज़ी हुआ करता है। बहुत ही मुश्किल काम है और ख़ास तौर पर कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी बदल देते हैं। दाएँ या बाएँ, ये आर या पार जिसे कहते हैं आप पंजाबी में, बंदा उधर हो जाता है। तो हम जो कुछ भी आज हैं, ये माज़ी के चंद फ़ैसलों का नतीजा है और आइंदा आप जो भी करते हैं, जो आपका मुस्तक़बिल होता है, वो इसके सिवा और कुछ नहीं कि आपने चंद फ़ैसले किए थे। अगर आप कामयाब हैं, तो इस कामयाबी के पीछे आपके चंद फ़ैसले हैं और अगर आज आप नाकाम हैं, तो उसके पीछे भी आपके चंद फ़ैसले हैं। और ये फ़ैसले जो हैं, ये यकीनन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये फ़ैसले जो हैं, वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और ज़ीरो से हीरो बनाने में इनका बहुत किरदार होता है और हीरो को ज़ीरो बनाने में भी ये फ़ैसले ही कार फरमा होते हैं। तो फ़ैसलों को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। फ़ैसलों के ऊपर घंटों नहीं दिनों सोचना चाहिए और कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास वक़्त ही नहीं होता, उसमें हमने फ़ौरन फ़ैसला देना होता है। तो ये लम्हाती डिसीज़न्स जो हैं, इन्हें कहेंगे लम्हाती फ़ैसले, मोमेंटस की डिसीज़न शायद। तो अंग्रेज़ी इतनी नहीं अच्छी आती, अगर किसी को ज़्यादा बेहतर
الفاظ آتے ہوں تو ضرور ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں. اور ان فیصلوں میں ظاہر ہے ہمارا جو جتنا بھی پریویس نالج ہوتا ہے یا انفارمیشن ہوتی ہیں یا کوئی بھی سنی سنائی بات ہوتی ہے وہ ہمارے دماغ میں ٹھک کر کے لگتی ہے اور ہم اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جتنی زیادہ انفارمیشن ہوں گی کسی بھی سچویشن کے بارے میں تو آپ کا فیصلہ وہاں پر بھی یعنی آدھے سیکنڈ میں بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو وہاں پر بھی فیصلہ صحیح ہوگا. لیکن اگر آپ کی کسی معاملے میں یا کسی موضوع پر یا کسی ٹاپک پر یا کسی ایسے واقعات جو رونما ہو جاتے ہیں آل آف اے سڈن کوئی حادثہ ہو گیا اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو وہاں پہ وہ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پریویس نالج پر بیس کرتے ہیں. تو جتنا پریویس نالج آپ کا اچھا ہوتا ہے آپ فوراً کوئک ڈیسیژنز لیتے ہیں. اور ایک ٹپ آپ کو ساتھ ساتھ دیتا چلوں کہ ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے, صحیح فیصلہ کیا ہے. اس وقت زلزلہ آ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ وہاں پہ کوئی لاجک اور منطق نہیں دیکھنا شروع کر دیں گے. اگر کوئی آپ کو بندہ کہتا ہے کہ بھاگو تو آپ کو بھاگنا چاہیے, وہاں پہ آپ کو سوال نہیں کرنے چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوال کرنا شروع کرتے کیوں, کیا ہوا بھائی, کیوں بھاگے؟ نہیں, یہ ایمرجنسی میں بلڈنگ گر رہی ہے اور آپ کو نہیں پتا, کوئی دوسرا شخص کہہ رہا ہے بھاگو بچو دوڑو, تو آپ کو وہاں پہ اس کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ بھاگنے دوڑنے بچنے سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے. تو لہذا جو بھی فائدے کی چیز ہے اسے فوراً اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا, بہت سارے لوگوں کا, کہ وہ ہر بات کی پہلے وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم بھاگیں تو کیوں بھاگیں, ہم دوڑیں تو کیوں دوڑیں. اور اگر کوئی گڑے میں گر رہا ہو اور کوئی آواز دے کہ بھائیوں آپ بچ جائیں تو آپ کو فوراً وہاں سے رک جانا چاہیے اور غیر ضروری طور پر بھی لوگوں کی سم ٹائم بات ماننی چاہیے. جی میں تھوڑا سا لمبا اس پہ بول گیا ہوں. اوور ٹو یو منیر حسین صاحب. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ کچھ ایسے فیصلے ہیں جو ہمیں کوئکلی لینے پڑتے ہیں کیونکہ اس میں ٹائم کی گنجائش ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے, اور اگر ہم اس میں ٹائم گین کریں تو فیصلہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا اور وہ پھر جو ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے. اور کئی دفعہ لوگ ٹائم پہ فیصلہ نہیں کرتے تو پھر اس کو پچھتاوے کا معاملہ بنتا ہے. جیسے میں اکثر اوقات میرے بہت سارے دوست پراپرٹی کا کام کرتے ہیں تو کبھی نہ کبھی وہ مجھے اپنا وزٹ کرانے لے جائیں تو وہ بولیں گے کہ یار یہ والا گھر یہ پلازا مجھے فلاں وقت میں اتنے میں ملتا تھا تو اب یہ دیکھے کتنے کا ہو گیا ہے. تو مجھے یہ اکثر میں سنتا ہوں لوگوں سے, تو مجھے اس وقت بڑی ہنسی آتی ہے کہ بھائی اس وقت اتنے کا ملتا تھا تو لے لینا تھا نا, وہ آپ نے اس وقت فیصلہ کرنا تھا نا, آپ نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ نہیں مجھے نہیں لینا. تو جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کے ثمرات آج کے دن میں آپ کو بھگتنے ہیں. ہاں وہ ثمرات نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ثمرات پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں. آپ کا وہ وقتی فیصلہ ہے جو بھی آپ نے کیا ہے اس کے پھر آؤٹ کم ہے ود دا پیسج آف ٹائم جو کرنٹ سچویشن کے اندر آئیں گے. چونکہ آج میں نے اپوزیشن سنبھالی ہوئی ہے تو میں آج وہ باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں جس میں فیصلہ کرتے ہوئے ذرا رکنا پڑتا ہے, ذرا سوچنا پڑتا ہے اور تھوڑا سا دھیرج سے سکون سے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو میرے ذہن میں جو سچویشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم شدید دباؤ میں ہوتے ہیں, تناؤ میں ہوتے ہیں, سٹریس میں ہوتے ہیں, ڈپریشن میں ہوتے ہیں اور اس ڈپریشن کی صورتحال کے اندر ہم کوئی فیصلہ کر جاتے ہیں. ایسی صورتحال میں بھی ہمیں رکنا چاہیے, ہمیں رک کے سوچنا چاہیے کہ یہ جو وقت ہے جس میں جو فیکٹرز ہیں جو ڈپریشن کے ہیں وہ میں کس طرح سے کاؤنٹر کر سکتا ہوں, کیونکہ جو میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں وہ فیصلے کے ساتھ صرف میں نہیں ہوں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. جیسے اگر ہم کوئی اپنے گھر کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں تو اس میں ہماری اولاد ہو سکتی ہے, ہمارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں, ہمارے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, ایون دیٹ کہ میاں بیوی کے معاملات ہو سکتے ہیں. تو ہر ایک بات کے ساتھ کوئی ایک اور جڑا ہوا ہے میرے ساتھ, تو اس کے ساتھ خدا نخواستہ اگر اس فیصلے کے اثرات اچھے نہ ہوئے تو بعد میں جب سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ خدا نخواستہ
सही नहीं होता, तो फिर इंसान को बड़ी तशनगी सी होती है, बड़ा एक तकलीफ सी होती है, वो एक अजीब सिचुएशन से गुजरता है कि यार काश उस दिन मैं ये गलत हरकत ना की होती। मैं छोटी सी इसमें आपको एग्जांपल एक देता हूँ। मेरे गांव में एक क्रिश्चियन जोड़ा था। अ, मैं एग्जांपल से इसलिए कर रहा हूँ कि मिसालों से मोस्टली बात याद रहा करती है लोगों को। तो वो इतना मसाली जोड़ा था कि उनके बच्चे भी मसाली थे पूरे गांव के अंदर। हालांकि पुराने वक्त में वो लोगों के साथ ही काम करा करते थे, ट्रेंड ये था। तो वो जिस किसी ने अपनी औलाद को डांटना होता था, वो मजाक से कहते थे कि यारो बाबे खुशी दी ते बेबे सराजां दी औलाद भी ते है ना, उन्हां लो देख लिया करो, तुसी चौधरियां दे बाल हो, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पता ही नहीं हैगा। तो यानी एक वो सोर्स थी किसी को अपनी औलाद को सदिहाई करने की, डांट डपट करने की। और अक्सर औकात उनकी बाबा खुशी और बेबे सराजा जो थी, उनकी एग्जाम्पल दी जाती थी पेरेंटिंग करने के अंदर, कि देखिए जी उन्होंने कितनी अच्छी पेरेंटिंग की है अपने बच्चों की, जो कि गांव में रहते हैं, क्रिश्चियन है, किसी के साथ काम पे खड़े होने वाले हैं, तो उनका क्या माहौल है। खुदा का करना ये हुआ कि एक बार वो जो बेबे जी थी, उनसे कोई गलती हो गई किसी किस्म की, और जो बाबा जी थे उनको गुस्सा आया तो उनके पास ही डंडा पड़ा हुआ था। उन्होंने वो डंडा उठाया और माँ जी को मारा और उनका बाजू टूट गया। अब सारी जिंदगी की उनकी जो एग्जाम्पल सेट हुई हुई थी, उसकी पिछली जिंदगी के आखिरी अयाम के अंदर तहस की नहस हो गई। अब सारा गांव परेशान कि ये हुआ क्या है कि आइडियल पेयर है जिसने सारी जिंदगी आइडियल पेरेंटिंग की है, एग्जाम्पल बच्चों के लिए सेट की है, और इस जिंदगी के इस हिस्से में पहुंच के बाबा जी ने बेबे जी का बाजू तोड़ दिया है। तो कुछ लोग जो उनके बड़े करीबी थे, वो उनको कभी पूछे ना बाबा जी को कि भाई जी की होया है, तो वो बड़ी अजीब सा जवाब दे कहें होया तो कुछ नहीं जी, अक्ल ते पर्दा पै गया सी। तो ऐसी तशनगी के अंदर इंसान आ जाता है कि तब वो फैसला जो होता है वो उसको अनडू नहीं कर सकता। वो एक लम्हा जिसमें कोई दबाव आ गया, उसको किसी हो सकता है घर वाले ने कोई किसी की कंप्लेंट उसकी कर दी हो, तो उस दबाव, तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन के लम्हे को हमें कंट्रोल करना चाहिए फैसले करते हुए, बल्कि उस वक्त हमें फैसला नहीं लेना चाहिए। बहुत जबरदस्त बात यह है कि नॉर्मली मैंने अक्सर देखा है, चूंकि आप कारपोरेट वर्ल्ड से तल्लक रखते हैं, लोग मेरे पास सवाल लेकर आते हैं और उनकी सारी जिंदगी के तमाम मामलात, हेल्थ, 5 चीजें हैं जो आपके फैसलों से मुतासर होती हैं। नंबर 1, आपकी हेल्थ मुतासर होती है। गलत फैसले गलत हैबिट्स डेवलप करते हैं और गलत हैबिट्स से हेल्थ बर्बाद हो जाती है। गलत फैसलों से आप जज्बाती होकर या किसी और अट्रैक्शन में या बगैर सोचे समझे शादी कर लेते हैं, तो भी आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वो शादी अगर चल पड़े तब भी बर्बाद, और अगर ना चले तो तब भी बर्बाद। इंसान के साथ एक टैग लग जाता है। इसी तरह से जॉब का फैसला, कौन सी जॉब करनी है, और इससे पहले अगर थोड़ा सा देखा जाए कि जॉब करनी है या नहीं करनी, वेला रहना या बिजनेस करना है, तो ये डिसीजन भी बहुत बड़ा डिसीजन होता है और इसके असरात सारी जिंदगी आप पे मुरतब होते रहते हैं। इसी तरह से आपका जो प्रोफेशन है उसका इंतखाब, फिर आपका ये इंतखाब कि आपने रहना कहाँ है। आप अगर गलती से किसी गांव में पैदा हो गए हैं जहां फैसिलिटीज कम हैं, तो ये डिसीजन के उससे बाहर निकलना है तो कहां जाना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। जब मैं 27 साल का हुआ तो
میری شادی ہوئی اور اس سے پہلے کوئی 2 سال پہلے یعنی 25 سال کی عمر میں نے سوچا کہ میں نے رہنا کہاں ہے. تو وہ جواب آیا، لوگوں سے پوچھا کہ بھائی جان پاکستان میں سب سے اچھا شہر کون سا ہے؟ تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جناب سب سے اچھا شہر جو ہے وہ یا کراچی ہے یا لاہور ہے یا اسلام آباد. تو پھر میں نے مزید سرچ کی تو پتا چلا کہ لاہور بیسٹ ہے میرے لیے. ویسے تو سارے شہر اپنے اپنے ان کی افادیت ہوتی ہے، اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، اپنی اپنی ان کی کلچر ہوتا ہے. تو مجھے لاہور کی سمجھ آئی تو میں نے اپنا بستر بوریا اٹھایا. وہ موٹر سائیکل ہوتی تھی میرے پاس سوزوکی 80 اس زمانے میں، جب اس کی نہ لائٹ تھی نہ کوئی اس کا کوئی کچھ بھی نہیں تھا، بس عجیب سی حالت تھی. اس کے اندر ایک بیگ رکھا اور میں لاہور پہنچ گیا اور وہاں سے پھر اپنی زندگی کی ابتدا کی. تو اس طرح کے بہت سارے ڈیسیژنز ہیں جو آپ کو آپ کا مقام و مرتبہ طے کرتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، اور 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد آپ کیا ہوں گے. ان تمام چیزوں کا جو تعلق ہے وہ آپ کے ڈیسیژن سے ہوتا ہے. تو ڈیسیژن کیسے کرنے چاہیے، کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس پہ میں بات کروں گا، اور اس پہ بات کریں گے کہ کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. وہ منیر حسین دگل صاحب کا کام. جناب جو کہ آج میری ذمہ داریاں پرہیز والی ہے، تو میں ایک اور پرہیز فیصلہ سازی کے اندر بتانا چاہتا ہوں اپنے دوست احباب جو ہمیں اس وقت نکال کے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. بلکہ میری ان سے مدبانہ گزارش ہے کہ اگر انہیں کوئی پریکٹیکل پرابلم ہے تو اس وقت کمنٹس کر کے بھی شیئر کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو، اور ہم اپنی محدود عقل کے مطابق ضرور انشاءاللہ ان کو کوئی اچھا فیصلہ سازی کا طریقہ بتائیں گے. چونکہ ہم سارا دن فیصلہ سازی کے اندر ہوتے ہیں، کام ہمارا بزنس ایسا ہے، تو جو ہماری عقل ہے اس کے مطابق ہم جو کسی کی مدد کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم حاضر ہیں. چاہے وہ ابھی لائیو کرے تو لائیو، اگر اس کی اجازت ہو تو ہم لائیو جواب دے دیں گے، نہیں تو وہ بعد میں بھی اگر پوچھنا چاہتا ہو تو ہمارے نمبر دونوں بھائیوں کے اسکرین کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں. اور اس میں خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اس میں راجہ صاحب ہمارے ماشاءاللہ بہترین مائنڈ سیٹ کے اور لیڈرشپ کے کوچ بھی ہیں، اور یہ لوگوں کو فیسلٹی عام طور پہ بڑی کاسٹلی اویلیبل ہوتی ہے. تو یہ پروگرام ہمارا چونکہ عام انسان کے لیے ہے، تو اس کے اندر جو بھی انشاءاللہ سوال آئے گا، جو کمنٹس آئیں گے، اس کا ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے بہترین آنسر کریں. اچھا، جو چیز جس سے فیصلہ سازی میں رکنے کے لیے بھی کہوں گا، وہ کئی دفعہ ہمارے ساتھ بڑا پریکٹیکلی ہوتا ہے کہ ہمیں بات کا پورا پتہ نہیں ہوتا. علم اس بات کے بارے میں، اس لڑائی کی وجہ کے بارے میں بڑا محدود ہوتا ہے. یعنی ہم اس معاملے میں جہالت کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں. یہ جہالت کی بہت ساری کنڈیشنز ہیں دونوں. اس وقت ہم بالکل ایک جاہل کی طرح ایکٹ کر رہے تھے، ہمیں پتہ کوئی نہیں ہوتا ہے کہ سچویشن ایکچوئل کیا ہے، اور ہم کوئی فیصلہ تھوپ دیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی گلی کوچے میں کوئی دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں، محلے والے دوست بھائی ہمسائے، اور ان میں سے ایک بھائی کا ریئل بردر اوپر سے آ جائے تو وہ بغیر یہ سوچے سمجھے پتہ کیے ہوئے کہ اس میں جو ایک پارٹنر لڑنے والا ہے میرا بھائی ہے، اس کا قصور ہے یا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس وقت وہ دوسرے کو مارنے پہ تلاتا ہے. وہ اپنا علم نہیں رکھتا اس بات کے بارے میں. اچھا، اب اس نے جو لڑائی کرنی تھی اس میں حصہ ڈالنا تھا ڈال لیا، اور جو ہی وہ لڑائی ٹھنڈی ہوئی اور پتا چلا کہ قصور تو پہلے ہی سارا اس کے بھائی کا تھا، اور ابھی اسے ایک بھائی کی بجائے دو بھائیوں نے مل کے اس لڑائی کو ون کرنے کی کوشش کر لی ہے. تو ون کیا کرنا ہے، دونوں نقصان میں آ گئے، جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. تو وہ پھر کم علمی کی بنا پہ کیا ہوا فیصلہ ان کے لیے بعد میں افسوس کا موجب بنتا ہے کہ کاش میں بات کو سن لیتا. اس وقت اس کو بہت سمجھانے والے بات آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھائی بات سنو تو صحیح، سمجھو تو صحیح ہوا کیا ہے. لیکن اس وقت وہ سوچنے اور سمجھنے اور بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اکثر اوقات یہ سچویشن ہمیں پریکٹیکلی آتی ہے کہ ہم پورا علم نہیں رکھتے اس کام یا اس بات کے بارے میں،
लेकिन हम कोई ना कोई फैसला कर देते हैं, यानी फौरी फैसला करके हम नुकसान उठाते हैं। तो हमें ऐसी सिचुएशन के ऊपर जो जितना पॉसिबल हो टाइम उतना गेन करके हमें सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए। उस सिचुएशन के बारे में इल्म हासिल करना जितना मौजूद उस वक़्त आपके पास टाइम अवेलेबल है कि यार हुआ क्या है? सिचुएशन क्या है? वजह क्या है इसकी बनी है? और फिर जब आपके पास एक मखसूस उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो फिर आप उसके ऊपर फैसला करें। और जो भी फिर आप फैसला करेंगे, फिर उस पे आपको कोई तशनगी नहीं होगी कि काश मैंने ये ना किया होता या काश ये काम मैंने कर लिया होता। क्योंकि ये काश एक ऐसी चीज़ है जो कुछ किया नहीं जा सकता सिवाय अफ़सोस के। तो इंसान को ऐसी सिचुएशन के अंदर जब उसको इल्म नहीं है और उस कंडीशन में वो जहालत की सूरत हाल के अंदर है, तो भी फैसला साज़ी से परहेज़ करना चाहिए। जी। अब जैसा कि मुनीर भाई ने कहा कि किस किस हालात में, किन किन हालात में फैसला साजी से परहेज करना चाहिए, तो उस वक़्त भी फैसला करने से परहेज करना चाहिए जब कुछ लोग आप पे दबाव डाल रहे हों और आपसे कोई फैसला मांग रहे हों, तो उस वक़्त भी फैसले से परहेज करना चाहिए। क्योंकि लोगों की बातों में आकर, लोगों के माहौल के ज़ेरे असर आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, अंडर प्रेशर हो सकते हैं और आपका फैसला गलत हो सकता है। ऐसे हालात में आपको फैसला डिले कर देना चाहिए। जब आप समझें कि लोग जज्बाती हैं आपके सामने हुए हुए, यानी आप तो नॉर्मल हैं लेकिन आपके सामने लोग जज्बाती हैं, या लोग परेशान हैं, या लोग जो हैं वो उदास हैं, या लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, किसी भी नॉर्मल मेंटल स्टेज पे नहीं है, उनकी दिमागी हालत सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है, या आपकी नहीं है, तो इन दोनों सूरत हाल में फैसले को थोड़ा सा डिले कर दें। अगर आप समझते हैं कि इंफॉर्मेशन की कमी है, तो भी फैसले को डिले कर दें और कुछ वक्त ले लें। उस वक्त में आप सोच सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी किताब से हेल्प ले सकते हैं, कुरान पाक से मदद ले सकते हैं। तो ये सारे मामलात जो हैं, वो सियाने कहते हैं कि अगर खुद ना समझ आ रही होवे तो दीवार तू पूछ लो, ठीक है। ये भी इसीलिए है कि जब आप दीवार से पूछेंगे तो हो सकता है कि आपका अपना अकल, आपका अपना फहम आपको कहीं से जवाब दे दे, या कोई भूली हुई बात आपको याद आ जाए, या किसी तरह से कहीं से कोई गैबी मदद आपको मिल जाए। तो ये टैक्टिस है, डिलेइंग टैक्टिस इसको कहते हैं, और फैसला करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फैसला जो है वो पूरी एविडेंस के साथ, पूरी शराइत के साथ, पूरे इल्म के साथ, पूरे फहम, फरासत और पूरी जहनी यकसुई के साथ जो है वो करना चाहिए। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ लाइव ज्वाइन भी कर सकते हैं, और आप हमें बता भी सकते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। जो बाद में देखेंगे वो भी ज़रूर हमारी रहनुमाई करते रहें, क्योंकि आपकी रहनुमाई हमें आगे बढ़ने में मदद देगी। जी, ओवर टू यू सर। जी, अक्सर औक़ात फैसला साज़ी के अंदर खैर एक लंबी लिस्ट वजूहात की होती है, मौके के लिहाज से, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफ़र करती है। तो हम चूँकि चंद एक जो मोटी-मोटी वजूहात होती हैं, चीदा-चीदा वजूहात होती हैं, उनकी हम बात आज करेंगे। और फिर अगर किसी को कुछ स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम आती है, तो वो फिर बाद में हमसे डिस्कस कर सकता है। अगली चीज़ जो मेरे ज़हन में आ रही है, वो है कि हमारी माशरती और सकाफ़ती दबाव भी कभी-कभार हमारे ऊपर होता है कि जिसकी वजह से हम कुछ गलत फ़ैसले कर जाते हैं। इसके अंदर भी हमें कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। अच्छा, हमारा जो माशरा है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है, बहुत अच्छा भी है।
बहुत जगहों के ऊपर हमें सपोर्टिव भी होता है, बहुत सारे मामलात के अंदर बड़ी खैर-खाई होती है लोगों के दिलों में। बड़े लोग एक-दूसरे की सपोर्ट करने की जज़्बात रखते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम अपने माशरे का एनालिसिस करें, तो हमारे अंदर किसी को गम में बड़ी खुशी से अफ़सोस करने का जज़्बा है और किसी की खुशी को सेलिब्रेट हम बड़ी तकलीफ़ से करते हैं। ये हकीकत है ज़िंदगी की। कि किसी को अगर हम देखें कि वो अपने कारोबारी मामलात के अंदर या अपने नौकरी करता है तो उसके मामलात के अंदर वो अच्छा जा रहा है, उसकी प्रमोशंस अच्छी हो रही हैं, बिज़नेस उसका वेल सेटल्ड है, तो हम बड़ी तकलीफ से उसको कभी आमना-सामना हो जाए, तो हम उनको कहते हैं जी मुबारक हो जनाब, बहुत-बहुत मुबारक हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर माशरे के रवैये को देखते हुए कभी-कभार हम गलत फैसला कर जाते हैं या कोई लोग हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, जिसके अंदर दबाव में आके हम माशरती वजूहात की वजह से कोई फैसला कर देते हैं। असल में वो लोग बड़े टेक्निकल होते हैं। वो लोग हमसे ये गलती करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये गलती करवाने के बाद उसको कहीं न कहीं किसी सोर्स से कोई फ़ायदा हो रहा होता है और वो उस वक़्त करवाने का बकरा जो है हमें बनाते हैं। तो उस माशरती या सकाफ़ती दबाव को हमें ख़्याल में रखना चाहिए कि मैंने इसको किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से प्रोलॉन्ग करना है, किस तरह से मैंने इसको हैंडल करना है कि ये मेरा फ़ैसला जो है उसमें ये चीज़ें आड़े ना आए। क्योंकि जो मेरा फैसला मैंने किया, वो तो मेरे खाते में लिखा जाना है। बाद में माशरे के मामलात और हैं, सकाफ़त के मामलात और हैं। लेकिन उसमें जब भी कभी किसी ने बाद में बात करनी है, अगर तो वो अच्छा हो गया, तो साहब ने कहना है, "वाह, वाह! बल्ले-बल्ले! क्या बात की है उसने, क्या काम किया, क्या फैसला लिया है।" लेकिन अगर उसके अंदर कोई किसी किस्म का डैमेज आ जाता है, सोसाइटी को आ जाता है, किसी इंडिविजुअल को आ जाता है, तो फिर वो लोग सारी की सारी जो बात है, जो मलबा है, वो उस बंदे के थोप देते हैं, कहते हैं, "इसको अक्ल नहीं थी, इसकी अपनी कोई ज़हन नहीं है, इसकी अपनी कोई लीडरशिप स्किल्स नहीं है कि ये एक सूबे को चला रहा है, ये एक मुल्क को चला रहा है, या घर को चला रहा है, एक ऑफ़िस को चला रहा है। तो इसमें भी तो अक्ल होनी चाहिए ना, जितना भी दबाव आ गया था, तो ये उस दबाव को बर्दाश्त करता, यही तो इसका काम है और इसने क्या करना था।" यानी इस तरह के डायलॉग्स हमारे यहाँ एक आम सी रूटीन की बात है। तो हमें ऐसी सिचुएशन के अंदर भी फैसला साज़ी में बहुत सोच समझ के कोई हतमी नतीजे पे पहुँचना चाहिए। जी दोस्तों, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो मैंने शुरू में ज़िक्र किया था कि फैसलों की अक़साम हुआ करती हैं। सबसे पहले तो मफ़ादाती फ़ैसले होते हैं, जब हम फ़ैसला करते हैं तो उसमें हमारा ज़ाती मुफ़ाद शामिल होता है, हमारे दोस्तों का मफ़ाद शामिल होता है, हमारी बरादरी का मफ़ाद शामिल होता है, हमारे फैमिली का मफ़ाद शामिल होता है। तो ये जो मफ़ादाती फ़ैसले होते हैं, बड़े सिनेरियो में इनको लोएस्ट लेवल दिया जाता है और इससे आगे थोड़ा-सा बढ़ें तो तअस्सुब की बुनियाद पर भी हम फ़ैसले करते हैं। यानी हमारे किसी फ़ैसले के नतीजे में किसी एक ग्रोह, किसी एक ज़ात, किसी एक इलाके, टेरिटरी का फ़ायदा हो। इसको हम कहते हैं कि ये फ़ैसले हम तअस्सुब की बुनियाद पर कर रहे हैं। यानी मेरे किसी फ़ैसले से सिर्फ़ मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे, तो ये मुतअस्सिबाना फ़ैसला होगा। अगर मेरे फ़ैसले के नतीजे में राजपूत बरादरी को फ़ायदा पहुँचे, तो वो फ़ैसला जो है वो भी तअस्सुब की बुनियाद पर गर्दाना जाएगा या समझा जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ये फ़ैसला करता हूँ कि मेरे फ़ैसले से पंजाब को फ़ायदा हो या लाहौर को फ़ायदा हो या किसी एक मखसूस इलाके या शहर को फ़ायदा हो और बाकी दुनिया उससे महरूम रहे, तो ये फ़ैसला जो है ये भी तअस्सुब की बुनियाद पर होता है। तो दोस्तों, सबसे खूबसूरत, सबसे अहम, सबसे अच्छा
اور وہ فیصلہ جو سب انسانوں کے لیے قابل قبول ہوتا ہے، سب انسانوں کے مفادات کا، سب انسانوں کے احساسات کا، سب انسانوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے، اسے ہم عقلی فیصلہ کہتے ہیں۔ عقلی فیصلہ وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے ہو، جس میں سب انسانوں کا جو فائدہ ہے، منفعت ہے، وہ پنہاں ہو، چھپا ہوا ہو، اور ہمیں عقل کے مطابق فیصلہ کرنے سے جو اس کے نتائج ہیں وہ بڑے شاندار ملتے ہیں، وہ صحیح ملتے ہیں، اور ان فیصلوں کو ہی درست فیصلہ سمجھا جاتا ہے جو عقل کے مطابق کیے جائے۔ جب بھی آپ فیصلہ کرنے لگیں تو یہ دیکھیں کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ ہونا چاہیے، اور انصاف تبھی ہوگا جب عقلی فیصلہ ہوگا۔ آپ تعصب کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے تو اس میں انصاف نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ کسی ذہنی دباؤ کے تحت فیصلہ کریں گے تب بھی آپ انصاف نہیں کر سکیں گے، اور اگر آپ کسی بھی عقل کے علاوہ کسی اور بنیاد پہ جب بھی فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ جو ہے وہ صحیح فیصلہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ تو چند ایک چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو۔ ہمارے سیاسی فیصلے جو ہیں، آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ کے سیاسی فیصلے غلط فیصلے ہوئے، اور ان کے نتیجے میں ہم 76 سال کے بعد بھی اس سٹیٹس پر نہیں ہیں جس پر ہم پہلے دن تھے، بلکہ نیچے چلے گئے۔ ایک چھوٹا سا فیصلہ امریکہ کی طرف سے دباؤ آیا 9/11 کے بعد، تو ہمارے SSG کے کمانڈو، میں انہیں بڑا پسند کرتا ہوں، پرویز مشرف صاحب کو، لیکن ان کا یہ فیصلہ اتنا غلط فیصلہ تھا کہ ایک کال پہ انہوں نے سارا کچھ جو ہے وہ بالکل لیٹ گئے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں قبول ہے، اور اپنا اربوں ڈالر کی جو معیشت تھی وہ بھی بیڑا غرق کر دیا اس کا، اور لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیا، اور ہمارے بہت سارا جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، سیاسی طور پر ملک بہت پیچھے چلا گیا۔ تو یہ جو سیاسی فیصلے ہوا کرتے ہیں، جو عدالتیں ہماری فیصلے کرتی ہیں، یہ سارے کے سارے ہماری جو لیڈرشپ فیصلے کرتی ہے وہ ہر انسان کو متاثر کرتے ہیں۔ تو ایسے فیصلے جب بھی اگر آپ کے اختیار میں آ جائے کہ آپ لیڈر بن سکیں تو آپ صحیح فیصلے کیجئے۔ اس وقت فیصلے سازی میں بہت زیادہ اہمیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اوور ٹو یو سر۔ میں بہت ہی ایک روزمرہ کی روٹین کی ایک بات کرنے لگا ہوں کہ ہم کبھی کبھار ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں سے کہ ہم دفتر سے آئے، نوکری کرنے والے ہیں یا کاروبار کرنے والے ہیں، اور گھر آئے تو ہم تھکاوٹ میں ہیں، لامحلہ سارے دن کے کام کاج سے انسان تھک جاتا ہے، اور اس وقت کوئی گھر کا چھوٹا موٹا فیصلہ ہے، کسی بچے نے کوئی کہا ہوا ہے کچھ آپ کو، یا آپ کی بیگم آپ کو کچھ کہتی ہے، یا بہن بھائی پیرنٹس میں سے کوئی کہتے ہیں، اور آپ اس وقت تھکاوٹ سے چکنا چور ہیں، اور آپ مزید بحث میں یا سوچنے سچانے میں نہیں پڑنا چاہتے، آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور آپ ایسی سچویشن کے اندر کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں، تو وہ اکثر اوقات فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ پھر آپ بعد میں کہتے ہیں کہ یار میں تو اس وقت بڑا تھکا ہوا تھا، میرے سر پہ آ کے سوار ہو گئے، تو میں نے کہا اچھا جاؤ کر لو، تو وہ اس کے آفٹر افیکٹ پھر بعد میں آتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن کے اندر بھی جو تھکاوٹ والی ٹائرڈ پوزیشن والا ہو، تو اس وقت بھی فیصلہ سازی سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ فیصلہ آپ کا آپ نے دیکھنا ہے کہ میں جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد میں ہونے والے اثرات کیا ہیں۔ فرض کیجئے کہ کوئی ایسا کام ہے جس میں کوئی فنانس انوالو ہے، آپ کو کوئی پیسہ لگانا ہے، اور بچوں کو نہیں علم ہوتا ہے اس چیز کا، ایون دیٹ کہ کئی دفعہ آپ کی بیگم کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے پاس اویلیبل فنڈز کی کیا سچویشن ہے، اور انہوں نے آپ گھر آئے اور آپ تھکے، انہوں نے کہا جی یہ کام کرنا ہے، آپ نے کہا کر لو یار کر لو،
लेकिन बाद में जब आपको फंड्स उसके लिए जनरेट करने पड़े, देने पड़े, तो फिर आपको लग पता गया, या आपने फंड अरेंज कर तो लिए लेकिन उसके लिए आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो ऐसी सिचुएशन में भी फैसला साजी से परहेज करना चाहिए। जी, बहुत अहम बात है। फैसला करने से फैसला ना करने का जो कंपैरिजन चल रहा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जिन जिन हालात में फैसला नहीं करना चाहिए, ये हकीकत बात है कि अगर आप उन हालात में फैसला करेंगे तो फिर गलतियां सरजद होंगी। और ये गलतियां छोटी मोटी गलतियां नहीं होती, इनका खमियाजा भुगतना पड़ता है, कभी पैसों की सूरत में, कभी बेआरामी की सूरत में, कभी सेहत की खराबी की सूरत में, और कभी माली दुश्वारियों की सूरत में। तो हमारे फैसले जितने अच्छे होंगे, जितने शानदार होंगे, जितने खूबसूरत होंगे, जितने अक्ली होंगे, हमारा मुस्तकबिल भी वैसा ही होगा। तो जब आप किसी भी शख्स को देखें कि आज वो किस मकाम पर है, तो ये समझ लें कि उसने कहीं किसी वक्त अच्छा या बुरा फैसला किया था। तो आज मैं सब अपने नाजरीन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फैसले कीजिए कि अल्लाह ने आज आपको सेहत भी दी है, तंदुरुस्ती भी दी है, दिमाग भी है, सलाहियत भी है, शायद आपके पास इन्वेस्टमेंट भी मौजूद हो, लेकिन 10 साल के बाद क्या होगा, फैसला आपने करना है। फैसला करेंगे तो 10 साल बाद आप वैसे ही होंगे जैसा आज आपने फैसला किया है। आप अच्छा या बुरा फैसला कर सकते हैं, ये इख्तियार है। लेकिन अगर आप अच्छे फैसले करेंगे, अपने बच्चों के साथ मिलकर बैठकर फैसले करेंगे, उनके फ्यूचर को मद्देनजर रखकर फैसले करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि वो फैसले सही होंगे और उनका सही रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो फैसला साजी जो है ये एक मुश्किल अमर है। इसके लिए कई लोग फैसला करते वक्त बीमार हो जाते हैं बाकायदा, और उनको डिप्रेशन हो जाता है, वो सही फैसला नहीं कर पाते और वो बड़ा टाइम ले लेते हैं। फैसला करते करते उनको 5 साल लग गए, 6 साल लग गए। एक हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, अमेरिका में रहते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और हमारे उस्ताद भी हैं। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। तो वो बताते हैं कि वो 20 साल डॉक्टर बनने के बाद 20 साल तक प्रैक्टिस करते रहे मेडिसिन की, ईएनटी स्पेशलिस्ट थे। 20 साल के बाद उन्हें पता चला कि यार ये तो सूटेबल नहीं है, तो वो एक कोच बन गए। अब 20 साल से वो कोचिंग कर रहे हैं और अब वो खुश है। जब आप सही फैसला कर लेते हैं तो आपकी खुशी उसी सही फैसले में छुपी होती है। तो सही फैसलों को अडॉप्ट कीजिए। अगर मुश्किल है, आप सही फैसला नहीं कर पा रहे, कोई मुश्किलात आ रही हैं, तो आप राय ले सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, राबता कर सकते हैं। और अगर बिजनेस से मुतल्लक कोई फैसला है, आपको समझ नहीं आ रही कौन सा बिजनेस करें, किस शहर में करें, किस जगह करें, कितनी इन्वेस्टमेंट करें, तो मुनीर हुसैन दुग्गल साहब तो है ना आपके पास, ये नंबर रहा उनका। और मुनीर हुसैन दुग्गल साहब जो हैं वो कारपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, सारा दिन बिजनेस की बातें करते हैं और लोगों को गाइड करते हैं, समझाते हैं, बिजनेस के ऊपर गहरी नज़र है। तो बिजनेस के ऊपर भी इंशाल्लाह हम एक भरपूर प्रोग्राम करेंगे और जो भी बिजनेस के मसाइल हैं उन मसाइल का हल आपको देंगे और उस पे इंशाल्लाह आपको जहाँ जहाँ आप फंसे हुए हैं, जिन जिन मसलों ने आपको घेर रखा है, उन मसलों को हल करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
जनाब, ओवर टू तो यू। मैंने चूंकि आज सीट संभाली हुई है नेगेटिव की, रोकने की, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हमने फैसले नहीं करने। हमने जिंदगी के हर पल, हर मोड़ पे कोई फैसला लेना होता है। इन सिचुएशंस का मतलब ये है कि इन सिचुएशन की हालत में जरा रुक के सोचना है, जरा थोड़ा सा धीरे से, थोड़ा सा टाइम गेन करके, सिचुएशन को थोड़ा सा आगे पीछे करके फिर उसके ऊपर फैसला लेना है। और याद रहे कि ये भी एक फैसला है जो हम इस सिचुएशन के अंदर कर रहे हैं, ये भी हम एक डिसीजन ले रहे हैं कि हमें ऐसा करना है। कई दफा ऐसे सिचुएशन के अंदर हम फंस जाते हैं जहां पे हमें कोई फैसला भी मुअस्सर नजर नहीं आता। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो मैनेजमेंट गुरुज हैं, जो मोटिवेशनल गुरुज हैं, वो फरमाया करते हैं कि उसमें टाइम गेन करें। तो जब आप थोड़ा सा टाइम गेन करते हैं तो अल्लाह हिकमत वाला उसके अंदर आपको कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी दे देता है जिसके मुताबिक आप फैसला करते हैं और वो आसान हो जाता है। अच्छा, एक चीज आम तौर पे हमारे यहाँ होती है कि हम कोई फैसला करने जा रहे होते हैं और हम खुद गैर यकीनी की हालत में होते हैं और हम कई बार सोचते हैं अच्छा ये होगा, ये नहीं होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। हम डबल माइंडेड होते हैं और हम कोई फैसला कर नहीं पा रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी हमें गौर व खौज की जरूरत होती है। कुछ वक्त के लिए हमें रुक के सोचना चाहिए। ऐसी बेयकीनी की हालत के अंदर हमें फौरन कोई फैसला नहीं करना चाहिए और जब फैसला कर रहे हूं तो फिर पूरे यकीन के साथ कीजिए, क्योंकि जब आप यकीन के साथ ये फैसला कर, आप उस वक्त अपने ताई वो काम सही भी समझ लेते हैं और आधा काम आपका तकरीबन हाफ डन पोजीशन में आप उस वक्त होते हैं। तो इसलिए गैर यकीनी की हालत में भी हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ, कई दफा हम ऐसी तवक्कुआत लगा लेते हैं किसी काम से कि जी वो मैं काम करूंगा तो वो फला बंदा मेरी उसमें ये हेल्प कर देगा, तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या होती है, अच्छा ये काम करूंगा, ना मैं कुछ जानता हूँ, ना मेरा कुछ जानने वाला है सेक्टर के अंदर है, तो फिर मैं फिर कैसे करूंगा इसको। ये दोनों पॉजिटिव, एक में ओवर हो रहे हैं, एक में अंडर हो रहे हैं। दोनों हालतों में आपको खुद पे कोई यकीन नहीं है। और याद रहे कि जो फैसला है वो खुद पे यकीन का नाम है। बहुत गौर खौज, बहुत सारे लोगों को हेल्प लेने के बावजूद जब तक आपका इनर नहीं कहे आपको कि हाँ डू इट, तो देन आप आगे बढ़िए। अदरवाइज रुके रहिए आप उस जगह के ऊपर जहां पे आपको समझ इस चीज की नहीं आ रही है। जी, जब कारोबार में हम फैसला करते हैं, हमें ज़रूरत महसूस होती है इन्वेस्टमेंट की। बहुत ही मुश्किल काम है। मैं भी थोड़ा अर्सा रियल एस्टेट के बिजनेस में रहा हूँ, अब भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। तो बहुत ही मुश्किल फैसला होता है ये। और बहुत सारे लोग, इन्वेस्टमेंट होती है, उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन वो फैसला नहीं कर पाते। तो जो कंसल्टेंट होता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो आपको सही नुक्ते तक लेके आए, सिचुएशन को जो अनक्लियर होती है उसे क्लियर करे और थोड़ा सा वो हाल से निकलकर मुस्तकबिल को भी देखने की सलाहियत रखता हो। यानी जब फैसला आपसे नहीं हो रहा तो आपने किसी दोस्त की मदद लेनी है, किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट की मदद लेनी है, तो आप ये ज़हन में रखें कि उस बंदे के पास जाएं जो हाल से थोड़ा आगे देखता हो। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आगे का मंजरनामा उसको क्लियर हो। अगर ऐसा शख्स आप मुंतखब करेंगे तो वो आपकी सही रहनुमाई करेगा। क्योंकि 3 किस्म के लोग नॉर्मली जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में होते हैं और इसको समझ लीजिए कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो 3 किस्म के लोग करते क्या हैं और उनकी पहचान क्या है। तकरीबन 80% लोग जो हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो माजी के होते हैं,
جو ماضی میں رہ رہے ہوتے ہیں, ماضی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس سارا علم ماضی کا ہوتا ہے. آج بھی وہ ماضی میں ایسے رہ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ 2000 سال پہلے رہ رہے ہوں, یعنی اتنا گیپ ہوتا ہے ان میں. آپ کچھ لوگوں سے ملیں گے تو وہ آپ کو اسلامی دور کی وہ باتیں ایسے بیان کریں گے جیسے ابھی یہ سارا کچھ ابھی ہمارے آمنے سامنے ہو رہا. تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ فلاں خلیفہ کے دور میں یوں ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یوں ہوا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یوں ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یوں ہوا, حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یوں ہوا. تو ان کی باتیں ہزاروں سال پیچھے کی ہوتی ہیں. تو کوشش کریں جب بھی آپ نے مشورہ کرنا ہو, کنسلٹیشن لینی ہو, تو آپ ماضی کے جو شوقین لوگ ہیں, جو ماضی میں رہنا پسند کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار کیا زمانہ ہوتا تھا. دیکھیں وہ 1950 میں ہم درختوں کے سائے میں بیٹھتے تھے اور دھوتی پہنتے تھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ اس طرح کے لوگ ہیں, تو آپ کو فوراً پہچان جائیں گے کہ اچھا یہ تو ماضی والا بندہ ہے. دوسرا بندہ وہ ہوتا ہے جو حال کا بندہ ہوتا ہے, جو آپ کو آج کل کی باتیں کرتا ہے, ماضی قریب کی باتیں کرتا ہے. یار آپ کو پتا ہے 3 دن پہلے ایلون مسک نے یہ کیا, آپ کو پتا ہے کہ آج صبح یہ ہوا. تو وہ آپ کو ڈے ٹو ڈے اپ ڈیٹس دیتے ہیں. وہ حال کے بندے ہوتے ہیں, وہ نسبتاً بہتر بندے ہوتے ہیں جنہوں نے ماضی سے جان چھڑا لی ہوتی ہے اور وہ حال میں موجودہ دور کے تقاضوں کو وہ نسبتاً بہتر سمجھتے ہیں. اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رہ تو حال میں رہے ہوتے ہیں لیکن وہ باتیں مستقبل کی کرتے ہیں. یہ سب سے خوبصورت, سب سے ذہین, سب سے بہتر لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ حال میں زندہ ہوتے ہیں, حال کے تقاضوں کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور آنے والے دنوں کے اوپر جو ہے وہ بھی نظر رکھتے ہیں. تو ان سے اگر آپ کی دوستی ہو, یہ ہمیشہ آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے چند سالوں میں یوں ہو جائے گا, فلاں ٹائم پہ دیکھیں اب یہ ہو گیا تو اس کے بعد اگلی فلاں چیز ایجاد ہو جائے گی. تو یہ ساری باتیں ان کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کس ایج گروپ کے اندر رہنے والے لوگ ہیں, کس ایج کے وہ لوگ ہیں, ماضی کے ہیں, حال کے ہیں یا مستقبل کے ہیں. تو مستقبل میں رہنے والے لوگ جو ہیں, میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ان سے آپ مشورہ کریں, وہ آپ کو صحیح اور بہتر مشورہ دیں گے. جی رائے صاحب, میں اس میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, آپ نے بات بہت ہی زبردست کی ہے. یہ جو آپ نے تیسری کیٹیگری بتائی ہے, اس کو ہماری لینگویج میں کہتے ہیں ایشوئرس. یہ باقاعدہ ایک کورس ہوتا ہے اور اس کورس کرنے والوں کو ایشوئرس کہتے ہیں. اور وہ جو ایشوئرز ہوتے ہیں وہ آپ کو کموڈیٹیز کے ریٹ اگلے 3 ماہ میں 6 ماہ میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کمیونٹیز کے اندر اگر آپ انویسٹ کریں تو اس کی جو سائیکل ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ اپ ورڈ جائے گا اور آپ کو اس کے اندر انکم ہوگی. تو یہ باقاعدہ ایک تربیتی کورس ہے جو زیادہ تر بینکرز کرتے ہیں, ان کو ایشوئرز ان کی لینگویج میں کہتے ہیں. اچھا, چونکہ ہمارا ٹائم اب بہت محدود ہے تو اب میں ایک بڑی ڈفرینٹ سی بات کرنے لگا ہوں جو میں نے مقامی اپنے گاؤں سے, میں اپنے فادر ان لا سے یہ بات سیکھی, فیصلہ نہ کرنے کی. یہ سمجھے کہ آج ہمارے فیصلہ نہ کرنے کی یہ آخری سجیشن ہے, یا میں آپ کو سچویشنل چیز بتانے لگا ہوں کہ منیر کریم صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں بالکل اینڈ میں, پہلے آتے تو ہم ان سے باتیں بھی بہت ساری کرتے. یہ کہتے ہیں جی دیسی مہینوں کے حساب سے, پنجابی میں کہتے ہیں سون بھادروں اور اردو میں کہتے ہیں ساون بھادوں. ان مہینوں کے اندر بھی فیصلہ سازی سے پرہیز کرنا چاہیے. میرے فادر ان لا بڑے لیول کے فیصلے کرتے رہے ساری زندگی. ان کے پاس مطلب قتل تک کے فیصلے آیا کرتے تھے اور بہت بڑے بڑے چوری ڈکیتی یا پرے پچیتی جو فیصلے ہوتے ہیں نا, جو سوسائٹی سوشل جج کہہ لیں, اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ ان کے پاس آیا کرتے تھے. تو میں ایک دفعہ اتفاق سے ان کے پاس گیا ہوا تھا,
तो कोई उन पे फैसला आया और उन्होंने तकरीबन 2.5 माह की डेट उसको दी कि जी, उन्होंने बकायदा कैलकुलेट किया कि आज ये तारीख है और इतने अरसे के बाद, इस तारीख के बाद मैं इस पे फैसला लिखूंगा। तो मैं बिल्कुल उसमें इग्नोरेंट पोजीशन वाला बंदा था बैठा हुआ। तो वो गए, उन्होंने भी कोई रिएक्ट नहीं किया, जो चिट्ठी लेकर आए थे उन्होंने भी बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में, हालांकि वो फैसला बहुत बड़ा फैसला था। तो जब वो चले गए तो मैंने पूछा अपने फादर इन लॉ से, मैं कि चाचा जी ये तुसी बड़ी डेट पाई है वो जिवें जज साहब पाते ने तारीख पे तारीख मज़ा में। तो वो मुझे कहने लगे नहीं बेटा, ये आगे सावन भादो है, तो सावन भादो में जो फैसले होते हैं ना वो नहीं लिए जाते। उन्होंने मुझे टेक्निकल टर्म बताई। अब मैं चूंकि नहीं रखता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं बता सकता। अब चूंकि एक लिस्ट मैंने की थी कुछ चीजों के रोक के सोच के फैसले करने की, तो उसमें ये मैंने आखिरी पॉइंट रखा था। तो उन्होंने कहा जी कि ये उस वक्त जो सिचुएशन वेदर की होती है, एनवायरमेंटल सिचुएशन होती है, वो ऐसी होती है कि इंसान का जो दिमाग है वो सही फ्रेश नहीं होता, हबस होती है उसमें, इंसान जरा कुताहट में होता है और उसको पंजाबी में कहते हैं जी वो खून पानी एक कोया आंदा है। ये उन्होंने टेक्निकल टर्म बोली मेरे साथ। तो जो बहुत पुराना ये एक तरीका चला आ रहा है कि इन महीनों के अंदर फैसला नहीं करते। इस बात पे मैं ज्यादा इल्म नहीं रखता हूँ, ये चूंकि मैंने बात उनसे सीखी और मैंने ये एक चीज ऐड कर दी है। अगर आप इस पे इल्म रखते हो तो आप बात कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही बात की है और ये बात हकीकत है, क्योंकि जब भी जो चीज़ें फैसलों को इफ़ेक्ट करती हैं वो एनवायरनमेंट भी है, वो टेम्परेचर है आपका, वो आपके इवन ड्रेसिंग है। अगर आप जैसे आप कैजुअल ड्रेसिंग में हैं या ऑफिशियल ड्रेसिंग में हैं, तो आपके फैसले उन चीज़ों से इफ़ेक्ट होते हैं। मैंने एक चीज़ नोट की, ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब आप बूट और जुराबें सॉक्स पहन लेते हैं तो आप ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और अगर आपने चप्पल पहनी हुई है तो आप एक्टिव नहीं है। अगर चप्पल पहनी हुई है और कोई आपको कहता है कि आप जरा ये करीब की दुकान से कोई चीज ला दें, तो आप रेजिस्ट करेंगे, आप कहेंगे यार नहीं मैं। और अगर आपने जॉगर्स पहने हुए हैं, सॉक्स पहनी हुई हैं, प्रॉपर ड्रेस में हैं, तो आप कहेंगे अच्छा यार मैं अभी ले आता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। तो ये डिसीजंस का ताल्लुक जो है वो एनवायरनमेंट के साथ भी है, आपके ड्रेसिंग के साथ भी है, आपके उस लिविंग मोड के साथ है जिसमें उस वक्त आप रह रहे हैं। तो ये मोड चूंकि बदलता रहता है तो आपके डिसीजन जो हैं वो भी बदलते रहते हैं। एक टाइम होता है आपने सोचा यार हम बाहर जाते हैं, जाके दही भल्ले खा के आते हैं, और साथ ही कोई ऐसा मामला हो जाता है कि आप कहते हैं यार रहने दे, मूड नहीं रहा। तो ये मूड बदलता है। तो सही मूड जो है वो किसी भी जो हमारी मेंटल स्टेट्स होती हैं, एक वो स्टेट होती है जिसमें हम एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, या आप सब नॉर्मल स्पेस में स्टेट में होते हैं, तो इन दोनों में फैसले नहीं करने चाहिए। जब आप नॉर्मल हूं, कंफर्टेबल हूं, इजी हूं और आरामदेह माहौल में हूं, तो फिर आप जरूर फैसले करें। शोर है, शोर में भी फैसला नहीं करना चाहिए, गुस्से में जैसे नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनको आप अपने हालात के और वाकयात के और अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आज का शो बहुत अच्छा रहा और मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। मुनीर करीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और आप होते तो हमारे फैसले कुछ और होते। एनीवे दोस्तों, मुनीर हुसैन दुग्गल साहब ने आज के शो में हमारा एक दफा फिर साथ दिया, इनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और आप सबसे इजाजत चाहते हैं। राजा पाकिस्तानी को मुनीर हुसैन दुग्गल साहब को इजाजत दीजिए, और अपना सारे पाकिस्तान का, तमाम पाकिस्तानियों का, इर्द गिर्द का, अड़ोस पड़ोस का जरूर ख्याल रखिएगा। चरिंद परिंद का भी रख लें तो और अच्छा हो जाएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।